नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। दोस्तों, इंटरव्यू को लेकर जो हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि हम अपने चैनल पर एक मॉक इंटरव्यू अपलोड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वाला वीडियो उसी बारे में है। इसमें हमने एक मॉक इंटरव्यू रखा है। उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उनके सही आंसर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो मेन का रिजल्ट दिया है उसके इंटरव्यू आगामी 13 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। जो साथी जिनको भी इंटरव्यू कॉल मिली है उनको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा एक अंदाजा लगाना चाहिए और अपनी तैयारी को उसके हिसाब से शेयर कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको इस वीडियो को देखकर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के स्टाइल का अंदाजा हो जाएगा और किस तरह से उनके आंसर दिए जाते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर रोजाना डेली न्यूज की वीडियो अपलोड करते हैं। तो जो साथी इन्हें देखने में इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और मेरे चैनल की विजिट कर सकते हैं। और जिन भी साथियों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं इस इंटरव्यू को। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन, थैंक यू। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने एमबीए किया है और उसके बाद नेट क्वालिफाई किया है। और मेन एग्जाम में आपका विषय क्या है? सर मुख्य परीक्षा में मेरा विषय इतिहास रहा है। कंफर्टेबल है? यस सर। सवाल पूछना शुरू करें? श्योर सर। तो मेन एग्जाम में आपका विषय इतिहास है। एक अधिकारी के तौर पर इस कोरोना संकट के दौरान आप इसका किस प्रकार प्रयोग करेंगे? सर जहां तक मेरे विषय इतिहास की बात है तो इतिहास हमें एक इंसाइट, एक अंतर्दृष्टि देता है ये जानने की कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। अगर हम देखें कि आज का कोरोना संकट बढ़ा है तो इतिहास में देखने में पता लगता है कि इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां या महामारियां हमारे देश में या दुनिया में आई हैं, लेकिन इंसान ने हर बार सफलतापूर्वक इनसे निपटने में कामयाबी पाई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी आई थी जिसमें करोड़ों लोग मरे, लेकिन आखिरकार इंसान ने उस पर भी विजय प्राप्त की। उसके बाद इबोला वायरस, बर्ड फ्लू और बहुत सारी बीमारियां टाइम टू टाइम आती रही और इंसान हमेशा उनसे अपने आप को जीत हासिल करता रहा। मेरा विषय मुझे एक ऑप्टिमिज्म प्रदान करता कि बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक ना एक दिन इंसान उनसे जीत लेगा। तो ये मुझे फायदा मिलता सर। तो क्या लॉकडाउन कोरोना वायरस से बचने के लिए सही तरकीब या सही रणनीति है? सर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं और जब तक किसी चीज का इलाज मौजूद ना हो तो हमें प्रिवेंशन ही करना पड़ता है। वी नो कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और क्योंकि हमारे पास क्योर अवेलेबल नहीं है तो सरकार ने प्रिवेंटिव तरीका अपनाया है। तो मे भी जिस दिन हमारे पास इलाज उपलब्ध होगा सरकार इस प्रिवेंटिव तरीकों को छोड़कर इलाज कर बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ सही रणनीति सर। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर नो डाउट इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर इंसान के जीवन और आर्थिक विकास के बीच में से कोई एक चीज चुननी हो तो निसंदेह हमें आर्थिक विकास के बजाय इंसान के जीवन को चुनना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर जीवित बचे रहे तो अर्थव्यवस्था को उसके ट्रैक पर फिर से ले आएंगे। तो मेरा मानना था कि सर नुकसान भले हो रहा है लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई तरीका मौजूद नहीं है, इसलिए हमने लॉकडाउन को अपनाया हुआ है। भारत सरकार द्वारा दी गई 20 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के बारे में जरा बताइए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के पैकेज मुफ्तखोरी की आदत को बढ़ाते हैं? सर सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है और ये पैकेज विभिन्न सेक्टरों को दिया गया है। जैसे सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में पैसा दिया है ताकि वो लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रोवाइड करा पाए। साथ में एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए सरकार ने पैसा उनको दिया है ताकि रोजगार सरकार बढ़ा पाए और अर्थव्यवस्था में रोजगार की जो है बढ़ोतरी हो। तो मेरा मानना सर इससे मुफ्तखोरी की आदत इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि सरकार ये पैसा डायरेक्ट लोगों में बांट नहीं रही, बल्कि अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर्स में पैसा देकर उन्हें प्रमोट करके रोजगार या मंदी से निपटने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है कि गलवान घाटी में हाल ही में जो घटना हुई है उसे लेकर
हमारी सरकार ने कुछ नरम रवैया अपनाया है, आपका क्या कहना है? मैम, मेरा मानना था कि कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है वो परिस्थितिगत होता है। देश काल और परिस्थिति को देखकर ही कोई रिस्पॉन्स दिया जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि रवैया जो है वो नरम है। सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल का सहारा लेकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है और भारत का हमेशा ही मानना रहा है कि अगर कोई चीज वार्ता के टेबल पर समाधान उसका हो सकता है तो उसको उस तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, बजाय कि हिंसा का सहारा लिया जाए। तो मुझे लगता है मैम कि रवैया नरम नहीं है, बल्कि जो परिस्थिति के हिसाब से उपयुक्त था सरकार ने वो निर्णय लिया। लेकिन जहां पाकिस्तान की पुलवामा वाली हरकत के तुरंत बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम उठाया, यहाँ ऐसी तेजी क्यों नहीं दिखाई जा रही? मैम, जहां तक पुलवामा की बात थी, हमारी सरकार ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक वहां पर ऑपरेट कर रहे आतंकी समूहों पर की थी, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स थे, और खुद पाकिस्तान की सरकार भी उनको डिसोन करती है। और गलवान वाले मुद्दे पर हमारी इंगेजमेंट चाइनीज आर्मी के साथ थी, इसलिए हमने वहां पर डिप्लोमेटिक चैनल का सहारा लिया। तो सरकार ने परिस्थिति के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स तय किया और जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूर थी वहां पर उसको इस्तेमाल किया, और जहां पर डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से कोई बात सुलझाने की बात थी तो सरकार ने उसके हिसाब से उस बात को सुलझाने की कोशिश की। तो ये बात है। भारत सरकार में वित्त मंत्री कौन है? सर, श्रीमती निर्मला सीतारमण अभी हमारी वित्त मंत्री है। क्या इससे पहले भी कोई महिला वित्त मंत्री के पद पर रह चुकी है? सर, आई थिंक श्रीमती निर्मला सीतारमण ही हमारी देश की पहली महिला वित्त मंत्री है। उत्तर प्रदेश सरकार की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के बारे में जरा बताइए। सर, सरकार ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है और ये उन प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च की गई है जो कोरोना लॉकडाउन के चलते अभी हाल ही में अपने गृह राज्य में लौटे हैं। तो उन लोगों की स्किल का इस्तेमाल करने के लिए और उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए योजना को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की ऐसी 2 योजनाओं के नाम बताइए जिनकी लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सर, उज्ज्वला योजना है, उसको उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था, और सेकंड योजना का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। साइक्लोन और सुपर साइक्लोन में क्या अंतर है? मैम, आई थिंक स्पीड का अंतर रहता है। एक सर्टेन स्पीड अचीव करने के बाद किसी साइक्लोन को हम सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखते हैं, तो आई थिंक यही है। क्या अभी हाल में ही भारत के किसी ऐसे इलाके में ऐसा तूफान आया है? मैम, अभी हाल ही में हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे ओडिशा के पास ऐसा तूफान आया था जिसकी कैटेगरी सुपर साइक्लोन की थी। उस साइक्लोन का क्या नाम है? मैम, इसका नाम था सुपर साइक्लोन अम्फन। कोरोना संकट के समय भारत सरकार द्वारा विदेशों में रह रहे प्रवासी कामगारों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सर, भारत सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए जो कि विदेशों में रह रहे हैं उन्हें भारत वापसी का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। उसके अलावा सरकार ने बहुत सारी योजनाएं उनके यहाँ पर आने पर उनके लिए बनाई है ताकि उनको यहाँ पर रोजगार मिले और हम उनके कौशल का इस्तेमाल भारत के लिए कर सकें। क्या आप सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों को पर्याप्त मानते हैं? सर, सरकार ने वर्तमान हालात में जो भी चीजें जरूरी थी या जितनी भी चीजें संभव थी उनके हिसाब से कार्य करने की कोशिश की है और आने वाले समय में भी सरकार ये कदम उठाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा मानना है कि कदम पर्याप्त है और सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि इतना हो सके उनके हित में या उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाए। One man's terrorist is another man's freedom fighter. What will you say about this clause? सर, ये जो कथन है ये पर्सपेक्टिव की, नजरिए की बात करता है कि किसी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं भगत सिंह की, तो जहां वो भारतीय लोगों के लिए एक क्रांतिकारी है, फ्रीडम फाइटर है, वहीं वो अंग्रेज सरकार के लिए कहीं ना कहीं टेररिस्ट थे। तो ये नजरिए की बात है सर कि आप किसी व्यक्ति को देखने का आपका नजरिया क्या है या किस एंगल से आप उसको देख रहे हैं। अब से कुछ ही समय पहले जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ओसामा बिन लादेन जो एक ग्लोबल टेररिस्ट है उसके लिए शहीद शब्द का प्रयोग किया है। आप उससे कितना सरोकार रखते हैं? सर, जैसे मैंने कहा कि नजरिया जो है हर आदमी का अपना अलग अलग होता है। तो जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए ओसामा बिन लादेन एक शहीद हो सकते हैं, मेरे लिए वो एक ग्लोबल टेररिस्ट ही हैं। तो आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर
जो लोग हिंसा फैलाते हैं वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो सकती वो चीज। तो मेरे लिए ओसामा बिन लादेन एक ग्लोबल टेररिस्ट है। यही सर। लगातार बढ़ती तेल की कीमतों के बारे में आपका क्या कहना है? सर, सरकार ने कुछ समय पहले तेल की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लिंक कर दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो भी सिनेरियो रहता है उस हिसाब से तेल की कीमतें घटती हैं बढ़ती हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे लोगों को तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं इनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के लिए विषयों का निर्धारण करती है? मैम, संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का निर्धारण करती है। स्वास्थ्य का विषय कौन सी सूची के तहत आता है? मैम, आई थिंक स्वास्थ्य राजस्व जी का विषय है। इस साल उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया और इसका लेआउट कितना था? सर, इस साल का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेश किया था, क्योंकि वही वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे। और जहां तक लेआउट की बात है सर, वो मुझे अभी ध्यान नहीं है। भारत में मॉनसून की भविष्यवाणी व अन्य पूर्वानुमान करने वाली संस्था का क्या नाम है? सर, भारतीय मौसम विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वही काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सर, आई थिंक नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सर, प्रतिवर्ष हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इसकी इस वर्ष की थीम क्या है? सर, थीम मुझे भी ध्यान नहीं है। हमारा जो आयुष मंत्रालय है, आयुष शब्द एक एक्रोनियम है, क्या आप इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं? सर, आई कैन ट्राई। सर, ए से आयुर्वेद बनता है, वाई से योग, यू से यूनानी, सर एस से ध्यान नहीं है, और एच से होम्योपैथी बनता सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन साथियों को भी फ्यूचर में इंटरव्यू देना है उन्हें इस वीडियो को देखकर कुछ मदद जरूर मिलेगी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इस वीडियो में जो सवाल पूछे गए हैं उनके सही आंसर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में हमारे डेली न्यूज के जो वीडियोज हम बनाते हैं उसका भी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।